गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में देख रहे थे भूगोल खंड से फर्स्ट चैप्टर पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। अब देखेंगे हम लोग जो बचा था उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? पर्यावरण के बारे में, है ना। तो देखेंगे मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, तो क्या करता है? पर्यावरण के साथ ही वह क्रियाशील होता है, तो उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। जैसे यहाँ देखिए मौसम कैसे चेंज होता है, वैसे हम अपनी स्थिति को ढालते हैं, है ना। तो प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। वही बोल रहा है जैसे मौसम गर्मी के दिन में आती है तो हम स्वेटर नहीं पहन के रखते, और ठंडे के दिन में हम क्या करते हैं, हमें ठंड लगती है, इसलिए हम अपने शरीर की बचाव के लिए स्वेटर पहन के रखते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे थे कि प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया है। जैसे जैसे मौसम चेंज होती है वैसे वैसे हम अपनी स्थिति को ढाल लेते हैं। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। पहले की जो हमारे पूर्वज प्राचीन काल से है, क्या करते थे लोग, जैसे बोलना चाहिए उस समय बहुत ज़्यादा खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा था, तो वे क्या करते थे, जंगलों से अपने खाने के लिए इकट्ठा कर लेते थे, है ना। तो यहाँ देखिए उनका जीवन कैसे था, सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। समय के साथ क्या होने लगी, आवश्यकताएं बढ़ती गई। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया है। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी रूप से जीवन जीना क्या कर लिए, वे जीने के तरीके को सीख लिए। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। यहाँ देखते हैं पहिए का आविष्कार हुआ। सबसे फर्स्ट में हमारे पूर्वज क्या कहते थे, जैसे धान सब ढोना है या फिर कहीं जाना है तो किस चीज़ की उपयोग करते थे, बैलगाड़ी की, है ना। तो उसमें क्या लगता था, पहिया लगता था। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ देखिए पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। तो आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों की क्या हुई, जैसे दिन समय परिवर्तित होते गया वैसे वैसे लोगों की जो आवश्यकताएं थी वह और अधिक आवश्यकता वाली चीज़ें बढ़ती गई। तो यहाँ देखिए वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर तो यहाँ देखते हैं औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से आरंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। यानी सहज से वह बढ़ गया और ज़्यादा बढ़ गया विश्व में। संचार क्रांति से पूरे विश्व में संचार, जैसे संचार की साधन क्या क्या है, जैसे हो गया मोबाइल फ़ोन हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सब क्या है अब संचार के माध्यम बन गए हैं ना।
तो यहाँ देखते हैं वस्तु विनिमय का विकास हुआ। जैसे कि वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। तो जैसे हम लोग कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं दुकानों में कि दुकानों में ही नहीं, अब रिटर्न होगा लेकिन कुछ वस्तु लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ देखिए वस्तु विनिमय या वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। तो यह व्यापार क्या हो गया, आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, लेन देन की प्रक्रिया शुरू हो गई। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया यानी बढ़ गया, फैल गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज वाले एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं, है ना। गर्मी में क्या करते हैं हम लोग, रसीले तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं। देखते हैं हम लोग आगे। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए, है ना। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच क्या होना चाहिए, सही संतुलन होना अति आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। मानव को पर्यावरण के साथ कैसे रहना चाहिए, हमेशा एक समान रहने की स्थिति, यानी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमेशा उनके साथ एक समान रहने की स्थिति होना चाहिए। तो रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, कौन, नूरी। रवि की कक्षा में कौन है, मिजोरम की एक लड़की नूरी है। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। नूरी क्या करती है, अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। नूरी क्या कहती है, खेल का मैदान क्या हो गया, नष्ट होने के कारण रवि कैसे था, उदास रहता था। तो उसकी उदासी देखकर नूरी क्या बोलती कि मिजोरम आने के लिए उनको बोलती है ना, मतलब आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य यानी वहाँ के जो दृश्य है, भूमि मतलब जहाँ जाएंगे वहाँ के दृश्य है ना, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। जहाँ भी जाएंगे वे अपनी चित्र, जिस जगह पे जाएंगे वहाँ के चित्र बना के लाएंगे। यहाँ देखते हैं हम लोग, प्रत्येक वर्ष जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को। यहाँ देखिए वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तुओं की क्या है, अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं हम लोग, लेसन 1 कंप्लीट हो गया। अब 2 देखेंगे, हमारी पृथ्वी के अंदर। लेसन 2 क्या है, हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। पृथ्वी क्या है, ग्रह है ना। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। वह हमेशा क्या करते रहता है, गति करते रहता है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर क्या होते रहता है, परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है।
क्या आपने सोचा है कभी? नहीं है ना, तो आइए हम लोग जानते हैं इस बात में। पृथ्वी का आंतरिक भाग। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी है। एक प्याज की तरह, प्याज कैसे होती? परत दर परत होती है ना, तो पृथ्वी को किससे तुलना की जा रहा है? प्याज से। प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी है। यानी प्याज कैसे होती है? एक परत दर परत होती है, वैसे ही पृथ्वी भी होती है। चित्र 2.1 पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। देखिए ये वाली सबसे ऊपरी वाली परत को, है ना, जिसमें हम हैं, वो क्या है? परपट्टी। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यहाँ देखिए महाद्वीपीय संहति में 35, महाद्वीप क्षेत्र में बोल रहा है, 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल कितनी? 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। महाद्वीप क्षेत्र में मुख्य रूप से कैसे बनी है? सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl, C का मतलब है सिलिका तथा L का मतलब है एल्यूमिना। सिलिका का दूसरा नाम क्या है? देखिए सिलिका का फुल नेम है ना, C का है सिलिका तथा L का है एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमें यानी सिलिका तथा मैग्नीशिया कहा जाता है। यहाँ देखिए महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं किससे बनी है? मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमें यानी सी का अर्थ है सिलिका तथा मै का अर्थ है मैग्नीशियम कहा जाता है। चित्र 2.2 परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। परपट्टी के ठीक नीचे कौन सी है? क्या होता है? मेंटल। गहराई तक फैला होता है। इसके सबसे आंतरिक परत कौन है? ये देखिए कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? 29,000 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है ना? क्या है? क्रोड, सबसे अंदर वाले। यहाँ देखते हैं हम लोग चित्र में, देखिए सबसे ऊपर की क्या है? परपट्टी। फिर ये परपट्टी चित्र को ही क्या कहते हैं? स्थल मंडल है ना, ये रेड वाली। फिर मेटल है, फिर क्रोड मेटल, सीमा, बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड। सबसे अंदर कौन सी है? आंतरिक क्रोड है ना। यहाँ देखते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। यहाँ देखते हैं इसकी गहराई लगभग कितनी है? 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6,000 किलोमीटर गहराई तक खोदना है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए कितना? जो बिल्कुल असंभव है,
आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना है। यहाँ पर देखिए महाद्वीपीय परपट्टी एवं महासागरीय परपट्टी 2.2 में, जिसकी त्रिज्या लगभग 35,000 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निकल तथा फेका फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान कैसे है? काफ़ी उच्च है। शैल एवं खनिज, शैल किसको कहते हैं? पत्थर को, है ना। वो पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपट्टी कैसे बनी है? अनेक शैलों से। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन से देखते हैं यहाँ? आग्नेय शैल, अवसादी शैल एवं कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक शैली। यहाँ देख शैल है। आग्नेय को क्या बोलते हैं? इग्नीशियस शैल, अवसादी को सेडिमेंट्री शैल एवं कायांतरित को मेटामॉर्फिक शैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, यानी जो अंदर से मैग्मा निकलती है लाल कलर की लावे के रूप में, वह बाहर आकर क्या हो जाती है? ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को क्या कहते हैं? आग्नेय। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है। कितने शैल होते हैं? क्या आप इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन से? अंतर्वेदी शैल एवं बहिर्वेदी शैल। कौन कौन से हैं? अंतर्वेदी शैल एवं बहिर्वेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही क्या है? लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, यह तेजी से ठंड होकर क्या हो जाता है? जम जाता है, ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने शैल को क्या कहा जाता है? बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली की है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। यहाँ देखिए उदाहरण के लिए बेसाल्ट यानी दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्वट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। वह बाहर आते थे क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है और कैसे हो जाता है? वह ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को क्या कहा जाता है? अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन आकर्षण पत्थरों का उपयोग करते हैं वे किससे बने होते हैं? ग्रेनाइट से, है ना। मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग करते हैं वह क्या है? ग्रेनाइट, है ना। उस
सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। इन छोटे कणों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर जमा कर दी जाते हैं। ये सुदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के सेलों को क्या कहते हैं? अवसादी सेल। इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं, जो जीवाश्म भी हो सकते हैं। यहाँ देखते हैं, इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, प्लेट, उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट में एवं चूना, पत्थर, संगमरमर के परिवर्तन। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट में एवं चूना, पत्थर, संगमरमर में परिवर्तित हो जाती। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क एवं घर बनाने, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिड़बिड़ी यानी टापू या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन कौन से देखते हैं? 7 पत्थर, पिट्ठू, चिड़बिड़ी, किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी भी ले लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल यानी एक पत्थर से दूसरे पत्थर में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सेल चक्र। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर अग्नि सेल बन जाता है। कैसे सेल बन जाता है? कैसे पत्थर बन जाती हैं? अग्नि पत्थर। सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नि सेल बन जाता है। ये अग्नि सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित अवसादी सेल का निर्माण करते हैं।
या यहाँ देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित, यानी एक जगह से दूसरे स्थान जाना होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर क्या बन जाती है, मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाती है। देखते पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः चित्र 2.4, यहाँ देखिए 2.4 है ना। ये क्या है, मैग्मा, कायांतरित सेल, अवसादी सेल, अवसाद और आग्नेय सेल। सेल विभिन्न खनिजों में से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए देखते हैं हम लोग, खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज लवण जल जैसे कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। सेल कितने प्रकार की चीज़ में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरकों में भी किया है। ये सब चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है ना। औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। हम लोग का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर हम लोग अगले दिन देखेंगे। मैं आप लोगों को रिकॉर्ड सेंड करते हैं, तो आप लोग रिकॉर्ड कंप्लीट करते जाइए। होमवर्क दिया जा रहा है आप लोगों को। लेसन लेसन 8 से है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। मुगल कालीन में छत्तीसगढ़ में सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन कीजिए। मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं लिखिए। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है। होमवर्क करके समय पर मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।